जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड का 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है बाधाओं को पार करना। इस शीर्षक के बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताऊंगा, पूरा एक एक लाइन सुनाऊंगा, कैसे आपकी मुश्किल बाधाओं को पार करना है, कैसे बीच में फंसे मुसीबतों में आपको एक छलांग लगाना है। पूरी समझ इस शीर्षक में देने वाला हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार लोग अध्ययन कर लें और उनमें पैसे की समझ भी आ जाए तो वो भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके करने के जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है, संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की जिंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर दम काम करने के झंझट से मुक्ति दे सकता है। ये 5 कारण हैं: डर, सनकीपन, आलस्य, बुरी आदतें, जिद। कारण 1, पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता है, और मेरी जिंदगी में कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान ना उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूं जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेश में। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीर को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हो। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में नहीं बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं और उनका सामना कैसे करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है, पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौकों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौकों पर डरपोक होते हैं। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम में नर्स है। जब वो खून देखती है तो वो तत्परता से काम में जुट जाती है। जब भी वो निवेश का जिक्र करता है तो वो भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे डैडी पैसे के नुकसान के डर को फोबिया समझते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया है। उनका कहना था कि पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह छोटी पंक्ति थी: अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसीलिए बैंक तभी बचत की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज़्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, परंतु 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत फर्क होता है, बहुत ही फर्क होता है। कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत।
मेंटाइन आइलैंड के खरीद दुनिया के महानतम सौदों में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था, परंतु अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो वह $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से भी ज्यादा होते। मेंटाइन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजल्स को ज्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वह 25 सालों से वहीं पर है। अगले 5 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। यह मुख्य रूप से अच्छी गति विकसित हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं जो बाद में कोई बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बदल दिए जाएंगे। नौकरी छोड़ते समय उसकी उम्र केवल 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज्यादा निष्क्रिय आय होगी जो उसके वेतन से ज्यादा होगी। अगर आप हारने से डरते हैं तो यह जोखिम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जा सकता है, परंतु आपको जल्दी ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा। आपको निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सेवाएं लेनी होगी, परंतु अगर आपके आसपास समय ज़्यादा नहीं है या आप जल्दी रिटायरमेंट होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसा खोने के डर का सामना करते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे केवल इस विषय को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरी अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। उनका कहना था कि टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होते हैं। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह बड़ी जीत होते हैं और जब वे हारते हैं तो बड़ी हार भी अद्भुत होती हैं। वे हारना पसंद करते हैं। मैंने कुछ पूछा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश हारा हुआ व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है। तुम्हारे डैडी ने कहा, मैं जोखिम पुरस्कार और असफलता के में टेक्सास के लोगों के नजरिया के बारे में बात कर रहा हूं। वे जिंदगी के बारे में इस तरह सोचते हैं कि वे बड़े स्तर पर यहाँ के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो वो कॉकरोच घबरा जाता है। जब किराने वाला उनका चिल्लर में से चवन्नी कम कर देता है तो वो शोर मचाने लगते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे, मुझे टेक्सास का नजरिया सबसे ज्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता और जब वे हारते हैं तो सेखी बगाड़ते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लीक्स के दिवालिया हो जाए इसकी सेख बघाड़ी जा सकती है। यहाँ पर ज्यादातर लोग हारने से इतने डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। उनके शब्द थे। फ्रैंक ट्रैकाइन जो एक व्यक्ति का महान NFL क्वार्टर थे, इस बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब हारने से ना डरना।
मेरी अपनी जिंदगी में मैंने यह बताया कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूं जिसने कोई गोल्फ बॉल ना घुमा दी हो। आज तक ऐसी प्रेमियों से भी नहीं मिला हूं जिनका कभी दिल ना टूटा हो। और आज तक कभी कैसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला हो जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। तो ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसीलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द ज्यादा होता। टेक्सास में एक कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाता है, इसीलिए वे स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं कि जोखिम को, हार और असफलता को किस तरह संभाला जाए तो सैन एंटोनियो जाकर अलेमा को देखो। अलेमा को उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी यह जानते हुए उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने योग्य प्रेरक कथा है। वैसे यह खुद एक दुखद सैन्य हार है कि वे आखिरकार असफल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह असफलता का सामना करते हैं? वे अब भी चिल्लाते हैं, ओलेमा को याद रखो। माइक और मैंने कहानी कई बार सुनी जब अमीर डैडी किसी बड़े सौदे को करने वाले होते थे और नर्वस होते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे पर्याप्त मेहनत कर चुके होते थे और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। इससे उनके ताकत मिलती थी क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को आर्थिक विजय में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या हारना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे। यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरे की पराजित। इससे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांघने का साहस मिलता था, जबकि बाकी लोग उस सीमा को पार नहीं जा पाते थे। इसीलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूं। उन्होंने एक बड़ी असफलता को लिया है और उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया है जिससे करोड़ों का आमदनी हो रहा है। परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण शब्द ये है कि टेक्सास के लोग अपनी असफलता को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे अपनी असफलता को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करता, परंतु यह फॉर्मूला केवल टेक्सास के लोगों का फॉर्मूला ही नहीं है, यह सभी जीतने वाले का फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा, मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझ में गाड़ी चलाने सीखने के लिए ज्यादा दृढ़ निश्चय आ गया था। मेरा दृढ़ निश्चय गिरने से कम नहीं हुआ है। मैंने यह कहा है कि मैं कभी किसी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला हूं जिसकी बॉल कभी गलत नहीं की गई हो।
किसी चोटी के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उससे ज़्यादा बेहतर बनने की कड़ी मेहनत करने और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। इससे वे ज़्यादा बेहतर बनते हैं। जीतने वाले लोगों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाता है, हारने वाले को हार बर्बाद कर देते हैं। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता हूं। और जापानी अमेरिका होने के मतलब में भी यही कह सकता हूं कि कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियां मना रहे अपनी अधीनस्थों से यह कहता है कि मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया। पर्ल हार्बर को याद करो एक नारा बन गया। यह अमेरिका का सबसे बड़ी हारों में से एक था, फिर भी इसके कारण उसे जीतने की प्रेरणा मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। और सफलता जीतने वाले को प्रेरणा देती है और हारने वाले को बर्बाद कर देती है। यह जीतने वाले का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। यह रहस्य है कि जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वाले का महत्तम रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसीलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता है। मैं फ्रेंड ट्रैक कैंटन के शब्दों में एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। जीतने का मतलब है कि हार से न डरना। फ्रेंड ट्रैक्टन जैसे लोग हारने से इसीलिए नहीं डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते थे, इसीलिए वे जानते थे कि हार केवल उन्हें ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतने ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़े कारें तो खरीद लेते हैं, परंतु वे बड़े निवेश नहीं करते। वे प्रमुख कारण जिसके कारण 90% अमेरिका जनता के पैसे के लिए संघर्ष करती है, यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं। वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंट्स स्टॉकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक में बहुत से नकद जमा होता है। यह एक सुरक्षित, समझदारी पूर्ण पोर्टफोलियो होता है, परंतु यह जीतने वाले पोर्टफोलियो नहीं होते हैं। यह उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद यह 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और यह भयावह है क्योंकि पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है सुरक्षित पोर्टफोलियो होना। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है, परंतु सुरक्षित खेल खेलना और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक को अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो केंद्रित हो जाए, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुआत में वो संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं
जा पाते हैं, संतुलित कहीं नहीं जा पाते हैं, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित थे। जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे। जॉर्ज पैटर्न ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन पंक्ति के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मेजनीन लाइन में अपने सैन्य का बल फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने का इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर ले। अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट्स में रख ले। वह न करे जो गरीब मध्यम वर्ग लोग करते हैं। वे बहुत कम अंडों को बहुत से बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर आप हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं, सुरक्षित खेलें, परंतु इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। परंतु अगर आपके पास आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि मैं किस तरह असफलता का सामना करूंगा। अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, परंतु केवल शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बना देते हैं या आप पर मानसिक तनाव डालती है तो उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता, तो सुरक्षित खेल ही खेले। अपने दिन की नौकरी को बनाए रखे, बॉन्ड म्यूचुअल फंड खरीदे, परंतु याद रखिए कि इनमें से खतरा होता है, हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। मैं यह सब इसीलिए कह रहा हूं और टेक्सास विद फ्रैंकलाइन का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि का खेल है, इसमें बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज्यादा बुद्धि का खेल है। उसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की क्षमता की जरूरत है। हारने वाले असफलता से बचते हैं, जबकि असफलता हार को जीत में भी बदल सकती है। ओलेमा को याद रखें। कारण नंबर 2, संकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग इस छोटे मुर्गे की कहानी को जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता है और अपने दरबे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सब के भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में शंकाएं होते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है, या हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती है। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं। क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हो, या हमारे कई
ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कर सकते हो, या अगर या उतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों नहीं कर रहा है, या यह कभी असफल हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका का यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते हैं। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं। अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह की महसूस किया होगा और लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। और मीडिया से लिंच 1950 के दशक के दौरान अनुभव बताते हैं, जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारी पूर्वक बाजार में निवेश कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजल्स में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की बिक्री बढ़ गई। वाशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिज़ोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्टोरेंटों को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गे की संख्या बहुत है जो यह चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा सा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाह और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज्यादा बहादुरी की जरूरत होती है। 1992 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया था। वह स्टॉक्स और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स ने रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट में एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की। उसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया था। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 थी। इस तरह के यूनिट उस समय 65,000 से अधिक में बिक रहे थे। उसे यह बहुत फायदे का सौदा लगा। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था।
मैंने तत्काल उसे फोन करके इसका कारण पता किया तो उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह ज्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसके पड़ोसी निवेशक हैं? रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा उसने उसकी सलाह क्यों मानी तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से $1000 प्रति माह किराया मिल रहा था। जाड़े का पीक सीजन में $2500 प्रति माह। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि शुरुआत में $5,000 चुका दे और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। आज भी वह कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मैक्रो अब भी मौजूद है, बस आपको उन्हें कुछ ज्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे तज्जुब नहीं हुआ था। इस खरीदार या पछतावा कहा जाता है और यह हम सबको प्रभावित करता है। यह शंकाएं हमें ले डुबाती। छोटा मुर्गा जीत जाता है और आजादी का मौका गवा देता है। दूसरे उदाहरण में से सीडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रखता हूं। मैं अपने पैसे पर 16% प्रति वर्ष कमाता हूं, जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफी ज्यादा है। यह प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होता है और राज्य के कानून द्वारा सुरक्षित होता है, जो निश्चित रूप से ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है वह काफी सुरक्षित एवं संगठन होते हैं। काफी सुरक्षित फॉर्मूला है। उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें भुनाया नहीं जा सकता। मैं तो उन्हें 2 से 7 साल की सीडी मान लेता हूं और हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूं तो खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीडी में रखा है कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूं, तो मुझे बताते हुए यह खतरनाक है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला, तो मैं कहता हूं कि उनके दोस्त या निवेश की पत्रिका से उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और दूसरे व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है यह बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूं वह 16% होती है, परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शंका बहुत महंगी साबित होती है। मेरा मानना यह है कि संदेह और सनकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने। केवल आपके संदेह ही आपके गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, परंतु इन संदेहों के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। संकालु लोग भी कभी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी का कहना था कि शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है। संकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विश्लेषण करते हैं। यह उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने यह स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है और जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती है। विश्लेषण से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन्हें मैक्रो को भी
देख सकते हैं जो और किसी को नहीं देख पाते हैं, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते हैं उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह की असफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आज़ादी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है। यह निवेश का एक अद्भुत तरीका है, परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे यह सुनने को मिलता है कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसको पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी संकालू लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं, ऐसे लोग जिनके दिमाग में उनकी शंकाओं और डर का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। तो जब कोई कहता है कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता हूं, तो मैं जवाब में देता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हूं? वे यह कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टॉयलेट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आज़ादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इस तरह के विचार ज़्यादातर लोग गरीब बनाए रखते हैं और विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता। आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाये रखते हैं। अमीर डैडी का कहना था कि चूंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, इसीलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों का अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। मेरे लिए यह रियल एस्टेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा मैनेजर खोजना प्रायः किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदे के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिनके कारण वे और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यह मतलब था, चूंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने चाहता, इसीलिए मैंने यह विचार किया किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज हो जाए। जो लोग यह कहना जारी रखते हैं कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस सशक्त निवेश माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। वे उनके टॉयलेट उनकी आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक मार्केट में अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ कि मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता हूँ। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या और कोई व्यक्ति पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसीलिए पैसा नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और सशक्त निवेश के माध्यम से यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने मित्र के साथ नज़दीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमत बढ़ जाएगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है, यह छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता और अक्सर आसमान उसी के सर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वह तमाम आंकड़ा बताए जो अगले कुछ सालों से तेल की कीमतें क्यों बढ़ेगी। यह आंकड़ा मुझे पहले पता नहीं थे। हालांकि मैंने वर्तमान ऑयल कंपनी में बहुत सारे शेयर खरीदे हुए थे।
उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल एक नई ऑयल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसे उसके वास्तविक मूल्य से कम आंका गया हो। मुझे ऐसा ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। कुछ ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खास रोमांचित हो गए और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर की दर से 15,000 शेयर खरीदे। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत प्रति गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा कि मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 प्रति शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेगी। विश्लेषण करने के बजाय यह छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज़्यादातर लोग यह समझ ले कि स्टॉक मार्केट निवेश में स्टॉप किस तरह काम करते हैं तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेश करेंगे। स्टॉप के एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है और ताकि आपका कम नुकसान हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी लोगों को मैं नहीं चाहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता हूँ और वे क्या सोचते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज़ बहुत तेज होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीख रहे आसमान गिर रहा और टॉयलेट टूट रहे हैं। इसीलिए वे अपनी अनचाही चीज़ों से बचते हैं परंतु इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वह शायद उन्हें कभी नहीं मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका समझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका व्यवसाय चौपट हो गया था और वे अपना सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। पर इतना ही नहीं वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाँ कहने के पहले इस रेसिपी के लिए ये 1009 बार न कहा गया हो और वे इस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति थे। अमीर डैडी हैरलैंड सैंडर्स के बारे में कहा करते थे कि जब भी आप शंका में हो जाओ और थोड़े डरे हुए हो तो वही करे जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर ले। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां पढ़ी है जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चे को सुख सुविधा के लिए काफ़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताहांत में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन वह जब घर लौटता है तो उसे घर सोना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता चला था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतभेद है, परंतु उसे रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करने के बजाय वह काम में ही व्यस्त बना रहा। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है।
आज मैं बहुधा ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है, और ऐसा भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर से खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वह टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में व्यस्त होते हैं, परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यह आलस का मतलब व्यस्त बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है कि थोड़ा सा लालच। हम में से ज़्यादातर लोग लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच को बुरा समझते हैं। मेरी माँ कहा करती थी, लालची लोगों को बुरे लोग होते हैं, परंतु इसमें से हर एक अच्छी चीज़, नई चीज़ें, रोमांचित चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। तो उस इच्छा भावना को काबू में रखने के लिए प्रायः माँ बाप अच्छा को अपराध बोध से जोड़ देता है। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? यह मेरी माँ की फेवरेट कहावत थी। या तो तुम खरीदना चाहते हो। मेरी डैडी की फेवरेट कहावत थी, तुम ऐसा सोचते हो कि जैसे हमारे पास बहुत पैसा है। क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ से लगता है? हम अमीर नहीं हैं। तुम तो जानते ही हो। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, परंतु उन शब्दों में जो गुस्सा और अपराध बोध का सम्मिश्रण था, उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। या इसके विपरीत अपराध बोध का जाल यह था कि मैं तुम्हारे लिए यह खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ। हम जिम चलकर कसरत करते हैं और आलसी दिमाग कहता है, परंतु मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। यह इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गया हूँ, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत है, यह सुरक्षित नहीं है, मेरा पैसा डूब सकता है। वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को मुझे कितना काम करना पड़ रहा। मेरा बॉस कह रहा है कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह वाक दुख से भरा हुआ, इसे लाचारी की भावना आती है, जिससे निराशा आती है, बाद में अवसाद पैदा हो जाते हैं। इसके लिए एक शब्द है, उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ? वाक से संभावनाएं, रोमांच और सपने को दुनिया खुल जाती है। इससे मेरे अमीर डैडी से इस बात से चिंतित नहीं होते हैं कि आप क्या खरीदना चाहते, परंतु वे ये बात को जानते हैं कि मैं इससे किस तरह खरीद सकता हूँ। वाक्य एक बहुत मजबूत दिमाग और ज्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। इसीलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके लिए वजह वो हमसे कहते थे, तुम इसे किस तरह खरीद सकते हैं, और यह हमें लक्ष्य को हासिल करना नहीं सिखा पा रहे। वे तो हमें लक्ष्य को हासिल करने का प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। मेरी समझ से आज समस्या यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराध बोध से ग्रस्त है। यह उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलते हैं। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए अवचेतना में यह विचार मौजूद रहता है, आपको यह नहीं मिल सकता या आप इसे कभी नहीं खरीद पाते। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया,
मैं किस तरह इसे चूहा दौर से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम ना करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और सुझाव अपने आप आ गया। सबसे मुश्किल चीजें थी मेरे असली माता पिता की सीख कि हमें इसे नहीं खरीद सकते, या केवल अपने बारे में ही मत सोचो, यह तुम दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोचते। और इस तरह से सब जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में अपराधबोध भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है कि थोड़े से लालच से यह विल एफएम रेडियो स्टेशन है, जिसका पूरा अर्थ है व्हाट इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वास्थ्य, सेक्सी और आकर्षक हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है? यह मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम ना करना पड़े, या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए? इसे थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसीलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसीलिए नए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ों से कतरा रहे हो जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने या आलसी का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज़ की अति बुरी होती है। परंतु यह याद रखें, जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डग्लस ने कहा था कि लालच अच्छा होता है अगर अमीर डैडी से इसे अलग तरीका से कहते हैं। अपराध बोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराध बोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलिनर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हारे हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी, और कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। कारण नंबर 4, आदतें हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों पर पड़ता है। और नोल्ड नेगर की फिल्म कोनन को देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी सोर्वेज नेगर जैसी हो। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह वास्तव में दुबला और कमजोर सा था। दूसरे मित्र ने जोड़ा, हाँ मैंने यह सुना है कि एक दोस्त ने कहा, मैंने सुना कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ मुझे भी लगता है कि ऐसा करता होगा। समूह के संग कालू आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम और नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं? चलो बियर पिए। यह एक उदाहरण है किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे उदाहरण से समझूं। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? तो मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा, बहुत थोड़ा। मैंने कहा, यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अमीर डैडी ने कहा, उनकी आदत बुरी है। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और ऐसा भी तभी करता है जब उनके पास पैसा कुछ बचा होता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ
बचाएं कुछ नहीं बचता। मैंने कहा परंतु उन्हें अपने बिल की भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप यह तो नहीं कहना चाहते हैं कि उन्हें बिल्स का भुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अमीर डैडी ने कहा, मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूं। मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, सरकार को पैसे देने से पहले। परंतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो? मैंने पूछा, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूं, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं और चाहे मेरे पास कम पैसा हो, मेरे लिए सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कॉलम। परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते हैं? मैंने कहा, हाँ, अगर मैंने उन्हें भुगतान ना करूं तो। अमीर डैडी ने कहा, देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार को पैसा ना दिया जाए, मैं केवल यह कह रहा हूं खुद को सबसे पहले भुगतान दिया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कम ही क्यों हो। परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया, सवाल ऐसा का नहीं है, सवाल क्यों का है? अमीर डैडी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरणा अमीर डैडी ने कहा, अगर आप उनका भुगतान नहीं करूं तो कौन ज्यादा जोर शिकायत करेगा? ये मेरे लिए लेनदार, आपके बजाय आपके लेनदार ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे। मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए कहा, अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसा देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों को पैसा देने का इतना ज्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने पड़ते हैं। पैसा चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसीलिए किए हैं ताकि यह लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज्यादा सोचने पर मजबूर हुआ हूँ। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता तो मुझ पर कोई दबाव ही नहीं पड़ता, परंतु मेरे पास कभी पैसे भी नहीं आता तो सरकार या तो दूसरे लोगों को पैसा चुकाने का दबाव आपकी प्रेरणा बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा, देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं। वैसे सामान्य तौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और इन लोगों को पैसा दे देते हैं, खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी को कहानी तो सुनी होगी जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट फाइटिंग बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया विज्ञापन देखा तो ज्यादातर लोग इन डरावनी पैसा वसूली लोगों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावनी लेनदारों को डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करने की अतिरिक्त धन कहां से आएगा? जिम जाने की तरह है और वह वजन उठाने की तरह। मैं अपने दिमाग को मांसपेशियों से जितना काम करता हूं मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। मैं इन डरावनी लेनदारों से जरा भी नहीं डरता। मुझे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसा देता हूं तो मैं आर्थिक और मानसिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति से सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसा देता या बिल्कुल भी पैसा नहीं देता तो मैं कमजोर हो जाता। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकर मारते रहेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। 96 पाउंड के कमजोर आदमी की तरह कारण 5
कारण नंबर 5, जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता हूं उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है, वह इसीलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल यह भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता हूं वह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे डैडी अक्सर बताया करते थे कि मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रयोग अपने अज्ञान छिपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट्स या निवेशकों से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है। ये चर्चा में अपनी जिद के आधार पर जीतना चाहता हूं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते। धन, फाइनेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं। वैसे पैसे के उद्योग में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किस विषय में अज्ञानी है तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को ढूंढ कर या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें। जय हिंद। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल नकुल मलखान को। जय हिंद।